गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल की क्लास के बाद आज अपन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज अपना टॉपिक है साबुन एंड डिटर्जेंट। कल अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा? कल अपन ने पढ़ा सम इम्पोर्टेंस कंपाउंड इन डेली लाइफ। तो वो टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ से ये टॉपिक तो 10th बेस पे यदि आपने RCSC का एग्जाम दिया है या फिर इस बार देने वाले हो तो आपने देखा होगा काफ़ी पिछले सालों में कई बार पूछा गया है साबुन एंड डिटर्जेंट। अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन लगभग 4 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, साबुन अपमार्जक में अंतर बताओ, साबुन शोधन क्रिया किसे कहते हैं, मिश्रण निर्माण के बारे में समझाओ। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आज अपन इन सभी क्वेश्चनों को यहाँ सोल्व करेंगे, जिससे कि आपके 4 नंबर तो फिक्स हो ही जाएंगे। अब देखते हैं साबुन एंड डिटर्जेंट होता क्या है। अपन इस टॉपिक को ना 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे साबुन के बारे में और फिर पढ़ेंगे डिटर्जेंट यानी कि अपमार्जक के बारे में। तो बात आती है साबुन क्या होता है सर जी, और डिटर्जेंट क्या होता है, तो इन सभी के बारे में अपन देखते हैं। साबुन एवं अपमार्जक, ये है अपना टॉपिक। तो सबसे पहले अपन लेते हैं साबुन के बारे में। साबुन होता क्या है? साबुन होता क्या है? अब आपसे पूछा गया साबुन होता क्या है, तो कई आंसर शायद सही दे, लेकिन यदि एक गांव के बच्चे से पूछा जाए साबुन होता क्या है तो उसका आंसर होगा सर कपड़े धोने के लिए यूज भी किया जाता है। हाँ सही बात है, कपड़े धोने के लिए यूज भी किया जाता है साबुन, या फिर नहाने के लिए यूज भी किया जाता है। तो कपड़े धोने वाले साबुन में और नहाने वाले साबुन में काफ़ी अंतर है। लोग कपड़े धोने वाले से नहा लेते हैं, लेकिन उससे नहीं नहाना चाहिए, तो काफ़ी नुकसान है। वो सारी चीज़ें भी अपन देखने वाले हैं। तो पहले ये माना जाता था कि साबुन और अपमार्जक दोनों एक ही है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए पता लगा कि साबुन और अपमार्जक दोनों अलग अलग है। अब देखो स्टेरिक और पारमेटिक, स्टेरिक, पारमेटिक और ओलिक। अब क्या लिख रहा हूं ये अभी पता लग जाएगा। और 3 स्टेरिक और पारमेटिक और ओलिक के सोडियम तथा पोटेशियम लवण, इन सब के क्या सोडियम तथा पोटेशियम लवण, सोडियम तथा पोटेशियम लवण ये वसा अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर अपन को क्या मिलते हैं? साबुन मिलते हैं। और इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? साबुनीकरण। क्या बोलते हैं? साबुनीकरण। तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि साबुनीकरण होता क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे कि स्टेरिक, पारमेटिक और ओलिक, ये डेफिनेशन अपन बोल सकते हैं। स्टेरिक, पारमेटिक और ओलिक ये सारे अम्ल सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ये वसा अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। और अपन एक डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि साबुन होता क्या है, साबुनीकरण क्या होती है। तो साबुन होता क्या है अब देखते हैं। बात अपनी मेन टॉपिक है साबुन होता क्या है। तो उच्च वसा तेल, उच्च वसा या फिर तेल बोल लो, उच्च वसाई तेल या फैटिक एसिड अपन बोल दें। फैटी एसिड होते क्या है? अभी मैंने 3 जो नाम लिखे वो फैटी एसिड के अंदर आते हैं, है ना।
तो अपन वो आपको वो डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, फैटी एसिड प्लस क्या बोल दिया, क्षार। अब मैंने क्या बोला था वहां पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा बोला था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो दोनों क्षार ही तो है। तो वही डेफिनेशन एक सिंपल वे में अपन बोलना चाहे तो फैटी एसिड प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, साबुन। साबुन प्लस यहाँ पे जो बनेगा, अब फैटी एसिड प्लस क्षार मिलकर साबुन का निर्माण करते हैं, तो साबुन की डेफिनेशन क्या होगी, फैटी एसिड प्लस क्षार यदि मिला दिए जाए तो बनने वाला उत्पाद क्या कहलाता है, साबुन। और इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। अब अपन इसे एक उदाहरण से समझते हैं, एकदम सिंपल तरीके से देखते हैं अपन, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। अब देखते हैं साबुनीकरण होता क्या। मैंने क्या बोला, फैटी एसिड। अपन फैटी एसिड यानी कि उच्च वसीय अम्ल का उदाहरण ले लेते हैं। अपना पहला उदाहरण जो आपकी किताब में दे रखा है, आई थिंक ये होना चाहिए, और ये ले लो CH2, ये है आपकी किताब में होगा ये उदाहरण, देखना जहाँ तक मेरे को याद है। और फिर 3Na बनेगा क्या, बनेगा क्या, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि फैटी एसिड प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, साबुन। तो साबुन बनेगा, देखो 3R, ये देखो यहाँ से आप रिएक्शन देखना चाहो तो मैं इसको खोल के बता सकता हूँ, लेकिन वो आपके लेवल से थोड़ा ऊपर जाएगा, तो मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ। CONA प्लस ये हो गया, और ये CONA, और अपने पास एक बनेगा, ये बन जाएगा इधर CH3 CH2 OH, CH2 दिख रहा है ना यहाँ पे, OH यहाँ पे, और CH2 OH। ये अपने पास क्या बन गया, ये बन गया ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल क्या होता है सर जी, ये आप नेक्स्ट क्लासों में जाओगे 11-12 में आपको पता लगेगा, वो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। अभी मैं बताऊंगा तो वो थोड़ा लेवल से ऊपर जाएगा, तो ये कोई चीज पूछने वाली नहीं है, ग्लिसरॉल 10th लेवल में नहीं पूछा जाता, इसलिए ज्यादा कुछ डिस्कशन इस पे यहाँ पे करेंगे नहीं। अब देखो बात आती है, अब यहाँ से यदि अपन यहाँ इसमें ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, NaCl ऐड कर दें, तो अपने पास साबुन अपने को मिल जाएगा। और वैसे ये भी साबुन ही है, लेकिन NaCl को यदि ऐड कर दिया जाए तो एक शुद्ध साबुन अपने पास मिल जाता है। और ये बनने वाली प्रक्रिया क्या हो जाता है, साबुनीकरण। ये पूरी जो प्रोसेस है इसे अपन क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। अब बात आती है सर जी, साबुन क्या अपन ने देखो अम्लों के प्रकार पढ़े, क्षारों के प्रकार पढ़े, क्या सर जी साबुन के भी प्रकार होते हैं? अरे वाह सर, ये तो जानने लायक रोचक बात है, क्या साबुन के भी प्रकार होते हैं? हाँ जी बच्चों, साबुन के भी प्रकार होते हैं। आपकी 10th की बुक में नहीं दे रखा, लेकिन आपने सोचा है कभी कि क्यों कपड़े धोने का साबुन अपन नहाने के काम में क्यों नहीं लेते, क्यों नहाने का साबुन कपड़े धोने के काम में क्यों नहीं लेते? तो ये चीजें सोची है, नहीं सोची? तो सोचो, सोचना ही काफी इंपॉर्टेंट होता है, तब साइंस पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आता है। तो आपकी किताब में दे रखा है कि पोटेशियम साबुन अधिक मृदु है, पोटेशियम साबुन अधिक मृदु है। तो मृदु साबुन यहाँ से खींचने की कोशिश करो, मृदु साबुन मतलब साबुन के भी प्रकार होते हैं, तो साबुन के कई प्रकार हैं, जैसे कठोर, एक सूती टिकरी मरिया। सबसे पहला अपना है कठोर साबुन, फिर है मृदु साबुन, दिख तो रहा ना सबको। फिर तीसरा अपने पास धात्विक साबुन, और चौथा अपने पास पारदर्शी
साबुन। पांचवा अपने पास औषधिक साबुन। टेस्ट टेस्ट ऐसे बहुत सारे साबुन है अपने पास जो कि अपन यूज में लेते हैं। अब सर की बात आती है कठोर साबुन किसको बोलेंगे, मृदु साबुन किसको बोलेंगे, धात्विक साबुन किसको बोलेंगे और पारदर्शी साबुन या फिर औषधिक साबुन फिर किसे बोलेंगे। तो ये सब चीजें अपन देखते हैं। तो बात आती है कठोर साबुन क्या होता है, मृदु साबुन, धात्विक साबुन और पारदर्शी साबुन। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले साबुन की डेफिनेशन दी थी, तब मैंने बोला था कि उच्च वसीय अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। साबुन प्लस ग्लिसरॉल बनाते हैं। उच्च वसीय अम्ल या फैटिक एसिड। तो फैटिक एसिड में मैंने 3 एसिड्स के बारे में बताया था। पहला था पारमेटिक अम्ल फर्स्ट। दूसरा मैंने बताया था क्या नाम था, स्टेरिक अम्ल। और तीसरा मैंने आपको बताया था ओलिक अम्ल। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके साथ क्षार मिलाएंगे, इसके साथ क्षार मिलाएंगे और इसके साथ क्षार मिलाएंगे। तो इन तीनों के साथ क्षार मिलाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा, साबुन। अब कौन कौन से साबुन कब कब कैसे कैसे बनते हैं, ये तीनों साबुन पहले तो आपकी किताब में इन तीनों के नाम दे रखे हैं। तो पहले इन तीनों के अपन रासायनिक फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। पारमेटिक एसिड का होता है C15H31 और C15H31 और COOH। और ये तो हो गया पारमेटिक एसिड का फॉर्मूला। और स्टेरिक एसिड का होता है अपने पास C17H33 और COOH। पारमेटिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल और ओलिक अम्ल का अपने पास होता है C17H31 सेम इसकी तरह और COOH। ये तीनों के फॉर्मूले हो गए जो आपकी किताब में नहीं दे रखे। आपकी किताब में इन तीनों के नाम दे रखे हैं। भाई इन तीनों को लो और फिर इसके साथ क्षार मिलाओ तो बनने वाली प्रक्रिया साबुनकरण कहलाती है। ये डेफिनेशन आपके दे रखी है। अब बात आती है यदि इन तीनों के साथ कौन सा क्षार मिला दे, इन तीनों के साथ अपन इन तीनों को ऐसे लिख लेते हैं एक लाइन में। ये देखो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। फर्स्ट का हो गया, सेकंड का है अपने पास C17H33 और COOH। और थर्ड अपने पास C17H31 और COOH। ये अपना हो गया पारमेटिक एसिड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये हो गया स्टेरिक एसिड और ये हो गया ओलिक एसिड। अब देखो इन तीनों के साथ की ये महत्वपूर्ण है। यदि इन तीनों के साथ इसके साथ यदि इन तीनों के साथ की बात कर रहा हूं, यदि KOH लिया जाता है, क्या लिया जाता है, KOH। क्षार कौन सा, KOH लिया जाता है। तो बनने वाला साबुन अपने पास होगा कठोर साबुन। और इनके साथ इन तीनों के साथ ही मान लो अपन ले ले क्या, अपन ने ले लिया क्या, ले लिया NaOH ले लिया। क्या लिया, NaOH। तो बनने वाला साबुन मृदु साबुन। और फिर थर्ड अपन ने ले लिया कोई धात्विक ले लिया, जैसे अपन ने ले लिया ZnOH। Zn धात्विक क्या बोलेंगे, धात्विक बेस है ना। और ये दूसरा ले लिया अपन CaOH का उल्ट वाइज। इन दोनों में से कोई सा भी ले लिया तो बनने वाला साबुन कौन सा होगा, धात्विक साबुन। तो ऐसे यहाँ पे बेस कौन सा लिया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि बनने वाला साबुन कौन सा होगा। तो
आपने देखा होगा, एक तो नहाने का साबुन होता है, कपड़े धोने का साबुन होता है। नहाने के साबुन में बहुत सारे साबुन आते हैं, आपने देखा होगा औषधि साबुन आता है, और पारदर्शी साबुन। पारदर्शी साबुन कौन से, आपने देखा वो पियर्स वाला एड आता था टीवी में, तो पियर्स साबुन पारदर्शी होता है, उसमें ऐसे कैसे दिखता है, वो एड आता था, पता नहीं कौन सा एड है, और आप देखना आपको याद होगा तो एड आता है बार बार में टीवी चैनल पे, टीवी देखे काफी दिन हो गए, नहीं याद रहता। अब देखो, अब यहाँ से ये पता लग गया, पियर साबुन पारदर्शी साबुन हो गया। औषधि साबुन, औषधि साबुन में जैसे अपने फुंसिया वगैरह हो जाती है, या फिर अपन यूज में लेते हैं मेडिमिक्स। मेडिमिक्स नाम सुना है, काफी अच्छा ब्रांड है, तो औषधि साबुन में ऐसे साबुन आते हैं। तो अब मधु साबुन, इसका मधु साबुन, कठोर साबुन, इन तीनों के प्रकारों के बारे में हुए, तो ये अपना बेसिकली हो गया साबुन के प्रकार के बारे में। साबुन कितने प्रकार के हो गए मैंने ये बता दिया। अब बात आती है, मैंने क्या बोला था, अपन साबुन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन अपमार्जन के बारे में। और बात आती है साबुन की, तो मधु जल और सफाई का कार्य कैसे करता है, ये चीज तो दिख तो रहेगी ना, सफाई का कार्य, साबुन में सफाई कैसे होती है साबुन के साथ। तो देखो, जल भी दो प्रकार का होता है, मधु जल और कठोर जल। मधु जल में सफाई का कार्य करता है कौन, है ना, मधु जल में सफाई का कार्य करता है ये, लेकिन कठोर जल में नहीं करता। Mg(Ca2+) और Mg2+ आयन होते हैं, जो कि साबुन के अणु में से सोडियम आयन Na+ को प्रतिस्थापित कर देते हैं। जल में घुलनशील होते हैं, अतः अवक्षेपित हो जाते हैं, अतः इस क्रिया को सफाई नहीं हो पाती। इसलिए बोला जाता है कि साबुन अधिक मधु, पोटेशियम साबुन। अब देखो, मैंने क्या बोला कि साबुन यदि KOH के साथ होता है तो कौन सा साबुन होंगे, मृदु साबुन, मृदु साबुन। अब देखो, मधु बोला, कठोर बोला, और दूसरा बोला NaOH के साथ होगा, तो कौन सा होगा, NaOH के साथ यदि होता है तो है, ये क्या चक्कर बढ़ रहा है भाई।
आज गर्मी काफी तेज है। अब देखो बात आती है साबुन की, तो साबुन में क्या होता है, साबुन मृदु जल के साथ तो सफाई का कार्य करता है लेकिन कठोर जल के साथ नहीं करता। मृदु जल के साथ तो करता है लेकिन कठोर जल के साथ नहीं करता। कठोर के साथ ये क्रिया नहीं करता, यानी कि आपके पास कठोर जल है तो साबुन वहां जब आप कपड़े धोगे, आप कठोर साबुन से, कठोर जल है आपके पास और साबुन से अपन कपड़े धो रहे हैं तो वो कपड़े को साफ नहीं कर पाएगा। और मृदु जल के साथ तो ये आसानी से क्रिया कर लेता है। कठोर साबुन अलग है, कठोर जल अलग है, कठोर मृदु जल अलग है, मृदु साबुन अलग है। अब देखो बात आती है, मैंने कठोर साबुन बताया तो कठोर साबुन में आपने को बताया था, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। कठोर साबुन में मैंने आपको बताया था KOH क्या है, कठोर साबुन, और NaOH क्या है, मृदु साबुन। तो ये साबुन के प्रकारों में था, जबकि यहाँ पे है जल के प्रकार। जल के प्रकार में मृदु जल के साथ क्या होता है और कठोर जल के साथ। कठोर जल के साथ तो साबुन क्रिया नहीं कर पाता, जबकि मृदु जल के साथ क्रिया करके वो आसानी से चिकनाई हो गया या फिर कपड़े गंदे हो गए, मैल वगैरह आसानी से निकाल देता है। अब बात आती है सर कार्य कैसे होता है, कठोर जल के साथ क्यों नहीं देता। कठोर जल के साथ इसलिए नहीं देता क्योंकि कठोर जल में Ca2+, मैंने कल बताया था Ca2+ और Mg2+, यानी कि ये आयन होते हैं जिससे कि ये घुल नहीं पाता, जिससे क्रिया नहीं हो पाती और ये कठोर जल के साथ झाग नहीं दे पाता और ये सफाई क्रिया या शोधन क्रिया संभव नहीं हो पाती। इस वजह से कठोर जल के साथ साबुन क्रिया नहीं करता और कठोर जल से यदि आप कपड़े धोते हो तो वो कपड़े साफ नहीं होंगे। मृदु जल के साथ आसानी से क्रिया कर लेता है क्योंकि उसमें Ca+ और Mg2+ आयन नहीं होते। अब बात आती है, ये तो हो गया, अब बताओ सर जी क्रिया कर रहा है तो मृदु जल के साथ क्रिया कर रहा है, मृदु जल के साथ क्रिया कर रहा है तो कैसे क्रिया करेंगे। अगर ये नहीं करता, मतलब मृदु जल के साथ क्रिया कर रहा है तो इसमें बनेगी ना मिसेल वगैरह, तो मृदु जल के साथ क्रिया देख लेंगे। अब बात आती है कठोर जल के साथ क्रिया नहीं करता तो कठोर जल के साथ क्रिया कौन करेगा, कठोर जल के साथ क्रिया कौन करेगा। तो ये साबुन वाला टॉपिक अपना पूरा हो गया। अब अपमार्जक वाला भी धीरे धीरे अपन शुरू कर रहे हैं। अब मृदु जल के साथ क्रिया कौन करेगा, तो इसलिए जरूरत पड़ी अपमार्जकों की। आप बोलोगे सर अपमार्जक की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि ये तो ओनली मृदु के साथ क्रिया कर रहा था, कौन, साबुन। कठोर जल के साथ भी क्रिया करने वाला कोई होना चाहिए ना भाई, अकेला आदमी कैसे रहेगा, कोई तो है, कोई तो चाहिए। आगे क्या आता है, मुझे नहीं आता। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो कोई तो चाहिए, तो इसके साथ भी कोई होना चाहिए ना अपमार्जक के साथ। तो ये किसके साथ क्रिया करेगा, कठोर और मृदु दोनों के साथ में क्रिया करेगा, ये बनोगी आदमी। अब ये देखो अपमार्जक के बारे में अपन जानते हैं। अपमार्जक साबुन के जैसे ही होते हैं परंतु कठोर एवं मृदु। अपमार्जक साबुन के जैसे ही होते हैं लेकिन परंतु कठोर और मृदु दोनों के साथ कार्य करते हैं, मैंने अभी बताया। अपमार्जक साबुन के मतलब अपमार्जक और साबुन में देखा जाए तो कौन ज्यादा प्रदूषित है, अपमार्जक ज्यादा प्रदूषित है। आपको बताऊं, एक आप सर्फ का पानी डालो और एक जगह साबुन का पानी डालो, साबुन का पानी 2-3 दिन में वहां से, मतलब आप फर्श पे मतलब जमीन पे साबुन का पानी डालोगे तो झाग वगैरह 2-3 दिन में जमीन में मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप सर्फ का पानी डालते हो, सर्फ एक अपमार्जक हो गया, तो वो 2-3 दिन से कई ज्यादा दिनों तक रहता है, तो सबसे ज्यादा प्रदूषक है अपमार्जक, साबुन से ज्यादा प्रदूषक है। अब देखो साबुन क्या हुआ, साबुन कठोर जल के साथ डालती थी और जबकि मृदु जल के साथ तो क्रिया कर लेता है लेकिन कठोर जल के साथ नहीं करता। तो कठोर जल के साथ भी क्रिया करने वाला कोई होना चाहिए भाई, कोई ना कोई चाहिए। आगे क्या आता है वो आपको पता है, हाँ, तो कोई ना कोई चाहिए, तो इसके साथ भी कोई ना कोई होना चाहिए ना, मतलब कठोर जल के साथ भी कोई ना कोई होना चाहिए, ये भी इसके साथ भी तो कोई ना कोई क्रिया करे। तो कौन क्रिया करेगा, अपमार्जक। अपमार्जक ऐसा हरामी आदमी है
जो क्या है मधुर और कठोर दोनों के साथ क्रिया कर लेता है और कपड़े से दाग आसानी से निकाल लेता है। अब बात आती है अपमार्जक की। तो अपमार्जक की डेफिनेशन अपन देना चाहिए तो अपमार्जक साबुन की तरह ही होते हैं। डेफिनेशन, अपमार्जक साबुन की तरह ही होते हैं परंतु कठोर एवं मधुर दोनों जल के साथ क्रिया करते हैं। अब बात आती है सर जी एग्जाम्पल बताओ, कौन से अपमार्जक का एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल अपना सबसे पहले आता है ROSO3Na प्लस नेगेटिव। ये अपने पास आता है ROSO3 सल्फेट नेगेटिव प्लस। अब फर्स्ट एग्जाम्पल और एक और एग्जाम्पल C2H5SO3 नेगेटिव Na प्लस। ये दो एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं, आई थिंक यही होनी चाहिए। इसका नाम है सोडियम एल्किल और ये यहाँ पे अपना नाम है सल्फेट सोडियम एल्किल सल्फेट। इसका नाम है सोडियम, ये सोडियम का है सोडियम, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है एल्किल ग्रुप, ये रहा। ये कौन सा ग्रुप है C6H5 है ना, C6H5 सोडियम एल्किल और C6H5 को क्या बोलते हैं बेंजीन सल्फेट। तो ये इसके नाम हो गए। और बात आती है अब देखो अपमार्जक और जल की, जब अपमार्जक और साबुन की बात करते हैं तो अपमार्जक साबुन में अपमार्जक क्या है ज्यादा प्रदूषक होते हैं। प्रदूषक कैसे, अब देखो अपन ये देखो कठोर जल और मधुजल दोनों के साथ क्रिया कर रहा है तो इसका मतलब ये ज्यादा प्रदूषक हुआ। अब अपन इसको समझना चाहिए। आप देखो जमीन में एक तरफ आप डालो साबुन का पानी और एक तरफ डालो अपमार्जक का पानी यानी कि सर्फ का पानी, तो सर्फ का पानी जहां डलेगा वहां से जमीन थोड़ी क्या बोलते हैं उसको कठोर सी हो जाएगी और वो पूरी तरह सूख नहीं पाएगा। साबुन का पानी जब एक दो दिन में ये दो तीन दिन अगर बहुत सारा पानी डालते हैं थोड़ा तो आराम से सूख जाता है, और बहुत सारा पानी डालते हैं तो ये तो 2-3 दिन के अंदर जमीन के अंदर मिल जाता है, जबकि अपमार्जक के साथ ऐसा नहीं होता। इस वजह से अपमार्जक ज्यादा प्रदूषक है, परंतु अपने को पानी भी तो बचाना है। तो मधुर और कठोर दोनों जल अगर आपके घर में मतलब कठोर जल मतलब खारा पानी मान लो तो उसके साथ यदि आप कपड़े धो तो पानी भी बच जाएगा, तो आप मार्जकों का उपयोग करो। अब मार्जक यानी कि जैसे सर्फ डिटर्जेंट हो गया, डिटर्जेंट और तो सर्फ एक्सेल वगैरह कितनी भी सर्फ आती है। अब बात आती है सर जी मिसेल का निर्माण, मतलब शोधन क्रिया होती कैसे है ये बताओ हमें, शोधन क्रिया होती कैसे है। और तो देखो अपमार्जक और साबुन दोनों की बात आती है, दोनों का कॉमन टॉपिक है ये कि अपमार्जक और साबुन। अब दोनों में अंतर लिखना, अपमार्जक और साबुन में अंतर, तो क्या हो गया कुछ वैसा है मतलब आप मैंने अपमार्जक और दोनों साबुन बताया तो एक तरफ क्या है जितना मैंने साबुन का बताया जितना अपमार्जक का बताया, दोनों ऐसे लाइन बना के आप इसका भी आंसर दे सकते हो। और आपको ये क्वेश्चन बाद में जब आपकी एग्जाम जैसे पास आती जाएगी मैं ये सारे क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात आती है साबुन और अपमार्जक में शोधन क्रिया होती कैसे। सर जी शोधन क्रिया के बारे में कुछ बताओ, शोधन क्रिया होती कैसे है, मतलब कपड़े साफ कैसे हो जाते हैं सर्फ से या फिर अपमार्जक से साफ हो कैसे जाते हैं, तो शोधन क्रिया होती कैसे है। अब देखो ऐसे होता है अपमार्जक साबुन, ऐसे लंबी श्रृंखला होती है कार्बन परमाणु की, ये लो लास्ट में यहाँ पे अपने होता है COO नेगेटिव। ऐसी लंबी श्रृंखला होती है। इधर क्या होता है हाइड्रोकार्बन
जो कि क्या होते हैं, जल विरोधी होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि जल विरोधी होते हैं। किधर, हाइड्रोकार्बन, ये क्या होते हैं, जल विरोधी। और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, ध्रुवीय भाग होता है जो कि क्या होता है, जल स्नेही। ये क्या होता है, जल स्नेही, यानी कि ये जल के साथ क्रिया करेगा। अब बात आती है जब इधर, अब मिसाइल का निर्माण कैसे होता है। अब देखो सर्वप्रथम क्या होता है, सोडियम एसीटेट जैसे ही साबुन के अणु या आयन में होता है। अब ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, बात आती है ना, ये कब बनेगा। तो देखो ये अपना C17, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी साबुन का एग्जांपल ले ले, तो अपना पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो C17 और H ले लिया, C17 में से कोई एग्जांपल ले अपन, इन तीनों में से चल इनके अलावा ले लेते हैं C70 35 COO ये है, ये कौन सा साबुन हो गया, Na ले रहे हैं तो Na के साथ कौन सा साबुन होता है, मधु साबुन, ये मधु साबुन हो गया, मधु साबुन हो गया। Na लेते हैं तो क्या कौन सा साबुन आता है, मधु साबुन, मधु साबुन। और अब जब ये आगे आयनों में टूटेगा, मतलब जल में मिलाए तो अब बेसिकली आयनों में टूटेगा, तो ये क्या होगा, C17H35 और COO नेगेटिव प्लस Na प्लस। अब बात आती है, मैंने ये बोला, ये संरचना मैंने बनाई, तो ये संरचना बेसिकली ये संरचना होगी, जो ये वाले अणु वो तो इस श्रृंखला में आ जाएगा, मतलब C17 हो गए, कितनी लंबी चेन बनेगी, तो मैंने ऐसे करके बता दिया। अब ये वाला आयन है जो यहाँ पे आ गया। अब देखो सिंपल सी डेफिनेशन, तो अब मिसाइल निर्माण होता कैसे है उसका चीज अपन देखते हैं। तो कोई कंफ्यूजन थोड़ी ना है, कंफ्यूजन है तो कमेंट करना, मैं आपको वापस रिवाइज करवा दूंगा। ये देखो बहुत लंबी श्रृंखला हो गई, ऐसे COO नेगेटिव। अब ये कौन सा हो गया, ये तो है जल विरोधी भाग, जल विरोधी, और ये है जल रागी, जल विरोधी या जल रागी, या बोलते इसे जल स्नेही। तो दो पार्ट हो गए, जल विरोधी और जल रागी या जल स्नेही अपन बोलते हैं। अब बात आती है मिसाइल क्या होती है, शोधन क्रिया कैसे होती है। तो देखो ये है अपना कपड़ा, ये ऐसा कपड़ा अपने बना दिया, इस पे लग गया दाग, क्या लग गया, दाग। अब देखो मिसाइल होती कैसी है, मैं आपको एक बार बताऊं। मिसाइल होता है ऐसे, ये हो गया, यहाँ बीच में ले लो, ये दाग है, दाग है, मान लो दाग, और तो यहाँ पे साबुन कैसे क्रिया करेगा, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे, मजे लेके किया करो, कोई भी साइंस में काम हो, कितना अच्छे से उत्तर बन जाएगा। ये देखो अब ये वाला भाग बाहर की तरफ, तो इधर क्या लिखेंगे अपन, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव और COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। अब देखो मैंने क्या बोला, ये है जल रागी, कौन सा सिरा, ये वाला सिरा, ये सारे एक साथ हो गए, इनको मिटा देते हैं। ये चीजें तो पता ही होगी ना, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। अब देखो ये हो गया, तो मैंने इसको क्या बताया, ये कौन सा सिरा है, जल रागी या बोल दे जल स्नेही। तो जब अपन शोधन की क्रिया करते हैं, मतलब साबुन को रगड़ते हैं और फिर अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के फिर वापस यूज करते हैं ब्रश से। अपन मैं नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ, घर में कैसे अपन साफ करते हैं, ब्रश कपड़े धोने की ब्रश होती है, और ये हो गया साबुन शोधन। तो जैसे ही अपन ब्रश रगड़ते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं, तो ये वाला क्या होता है, जल रागी सिरा, तो ये जल के साथ बह जाता है, तो ये ऐसे खींचेगा। यहाँ भी क्या होता है, दाग, ये वाला जल के साथ, और
ये वाला जल विरोधी होता है। तो ये यहाँ से जल विरोधी है, परंतु ये दाब तो इसमें ही है, जल विरोधी है लेकिन दाब इसमें ही है, तो ये दाब को खींचेगा जोर से और यहाँ से ये अशुद्धि को बाहर निकाल देगा। तो चारों तरफ से खींचेगा, तो ये क्रिया चारों तरफ से होगी, तो यहाँ से दाग क्या है बिल्कुल साफ हो जाएगा और अपने को एक सफेद और सुंदर कपड़ा, जैसा भी आपका कलर का है, सुंदर कपड़ा आपको प्राप्त हो जाएगा, उसमें कोई दाग नहीं रहेगा। ये कौन सा क्रिया होगा? जल रागी। तो ये जल के साथ बह जाएगा, जल के साथ फ्लो हो जाएगा ये और अपने पास शुद्ध कपड़ा प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है? ये है मिसेल। आपको एग्जाम में आया मिसेल निर्माण कैसे है, मिसेल शोधन कैसे होता है, तो आप ये चित्र बनाओ और फिर पूरा जो भी आपका ऐसा वैसा जैसा वैसा तैसा सब कुछ लिख दो। ये है मिसेल। अब सर जी इधर से मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को दूसरा तरीका बताओ। तो दूसरा तरीका, आपने वो एडवर्टाइज देखा है, एरियल जिद्दी दाग को निकाले कपड़ों से, ऐसे कुछ आता है, एरियल का प्रचार आता है, उसमें देखना, वापस देखना। यदि आपके घर में टीवी वगैरह नहीं है, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो आप यूट्यूब पे भी तो सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, एरियल का एडवर्टाइज देखना, जिद्दी दाग को भी निकाले बाहर, या फिर वो सर्फ एक्सेल का एडवर्टाइज देखना, 10 रुपए में चमकती सफेदी, ऐसे कुछ एडवर्टाइज आते हैं, तो उनमें ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये चीज उसके अंदर जो दिखा रही है ना भाई, जिद्दी दाग को बाहर निकाले, तो जो यहाँ पे वो बन रहा है वो मिसेल है। अब देखो ये ऐसे मिसेल किया, ये कपड़ा सभी गोल थोड़ी ना होता है, गोल मिसेल बना दी, वो 3D में दिखाया है, ऐसे नीचे थोड़ी आएगा, कपड़ा तो ऐसा है हमारा, ये आपने दिखाया ऐसे 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 ऐसे, तो कपड़ा तो ऐसे है, यहाँ कैसे देखेंगे? तो मैंने 3D में बताया कि ऐसे क्रिया करते हैं और अपन देख लेते 2D में, ऐसे ऐसे मिसेल बन जाती है। और ये देखो शोधन की क्रिया, ये हो गया कपड़ा, और यहाँ पे शोधन की क्रिया कैसे होगी, यहाँ से ये खींचेगा, इधर कौन से आएंगे COO नेगेटिव और इधर कौन COO नेगेटिव, ऐसे ऐसे ये मिसेल शोधन की क्रिया होगी। ये लो ये लो ये लो, जल्दीबाजी नहीं कर रहे, ये लो ये लो, ये हो गया, ये पूरा कपड़ा साफ हो गया। तो आपका ये टॉपिक पूरा एंड हो गया। और मैं सोच रहा था आज आपके सारे ट्यूशन भी इस टॉपिक के करवा दूं, लेकिन अभी ट्यूशन करवाऊंगा, मतलब इम्पोर्टेंट ट्यूशन अभी बता दूं, मान लो तो एग्जाम आते आते आप सब कुछ भूल जाओगे। तो आपके लिए ट्यूशन की सारे चैप्टरों की क्लासेस, टेस्ट ले रहे हो उससे पहले तो सारे ट्यूशन बताए जाएंगे इम्पोर्टेंट। और एग्जाम टाइम जैसे ही आएगा आपके सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी मैं बताता हूँ, देखो इस चैप्टर में इंपोर्टेंट क्या क्या है। पहला क्वेश्चन अपने पास बनता है एसिड बेस क्या होते हैं, इनमें अंतर लिखो। दूसरा क्वेश्चन अपने पास बनता है कि अम्ल क्षार का उदाहरण लेते हुए किन्हीं अम्ल क्षार का उदाहरण लेते हुए इनका अंतर स्पष्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन के सेम ही हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये है साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, इनके बारे में समझाइए, टिप्पणी लिखिए, पूरा टिप्पणी भी पूछ सकता है। फिर बोल सकता है कि साबुन मधुर जल के कठोर जल के साथ झाग क्यों नहीं देता, मधुर जल के साथ कैसे दे देता है, ये सब चीजें हम पूछ सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर भी। तो आपको एक इंपॉर्टेंट क्लास लगाई जाएगी, वो एग्जाम के पास आपकी होगी, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे पढ़े जाओ, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो क्लासेस बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। ये चैप्टर थोड़ा ऐसे डिसाइड नहीं था कि कौन सा चैप्टर सबसे पहले कराएंगे, इस वजह से ये चैप्टर हो गया। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर से आपकी जो क्लास होगी उसके बाद में आपको पता लग जाएगा मिशन स्टाइल क्लास से स्पेशल क्यों है। तो तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, देखते हैं स्टार्ट कल से कर देंगे जहाँ तक है, और कल नहीं हो पाए तो परसों से तो रेगुलर हो ही जाएगा अपना।
वो चैप्टर, और अब मिस नहीं करना एक भी क्लास, ठीक है। बाय।